तो क्लास को अब स्टार्ट करें। और हमने जो कल अपना डेरिवेशन दिया था वह दिया था गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। और यह हमारा आ गया था, यहां पर आ जाएगा गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। यह हमने कल आपको बता दिया था। आज हम आगे चलें। कल हमने एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आखिर इंटीग्रेशन का क्या अर्थ होता है। इंटीग्रेशन का अर्थ भी वही होता है जो समेशन का होता है, छोटे छोटे घटकों को जोड़ करके जो हम एक बड़ा रिजल्ट निकालते हैं, उसको निकालने का एक जो तरीका है वो हमारा इंटीग्रेशन मेथड। तो आपको उसको समझना है, आगे के बहुत सारे डेरिवेशन में हम उनको यूज करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे, आज के जो हमारा टॉपिक है वह है अनियमित बंद पृष्ठ लेकर गॉस प्रमेय को सिद्ध करना। और काफी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप जानते हैं गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस प्रमेय हमारी क्या कहती थी, थोड़ा सा आपको याद दिला दें। गॉस प्रमेय जो हमें कहती थी वो कहती थी कि जो फाई यानी कि फ्लक्स जो होगा, जिसे हम यहां विद्युत फ्लक्स कहते हैं, वह बराबर होता है हमारा Q/ε0 के। और इसी चीज को हमने क्या करना है, प्रूफ भी करना है आज। लेकिन कंडीशन क्या है, पृष्ठ हम लेंगे अनियमित। तो अनियमित पृष्ठ लेकर के कैसे से प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा एक पृष्ठ मैं बना रहा हूं कुछ इस तरीके का, ऐसे मैंने एक अनियमित पृष्ठ बना दिया, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। और इसके भीतर हमने यहां पर कोई एक आवेश रख दिया, मान लेते हैं यह हमने एक आवेश रख दिया और इस आवेश का मान क्या है, +Q। तो अब हम कहें कि इस +Q आवेश जो कि अनियमित बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है, इसके कारण उत्पन्न होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेते हैं। हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं ये एक बिंदु ले लिया, और इस बिंदु का मैंने कोई नाम दे दिया, मान लेते हैं यह जो नाम है, ये नाम क्या है इसका, P। काफी आसान है। और हमने कहा जहां पर ये +Q आवेश स्थित है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम क्या है, O। अब हम कहते हैं इस O से लेके P तक की दूरी मान लेते हैं R के बराबर है, जैसे हमने पहले लिया था। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वह आप चाहें तो क्या ले सकते हैं, R ले सकते हैं, या चाहें तो R1 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, चाहें तो R1 ले लेते हैं। चलिए अब हमने क्या करना है, क्योंकि गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने अपने पिछले डेरिवेशन में पूरा पृष्ठ एक साथ नहीं लिया था, आपको ध्यान हो, हमने एक पृष्ठ का छोटा सा घटक लिया था, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया था छोटा सा। तो हमने यहां पर भी इतना सा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया, ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया, ये ले लिया। अब जब ये इस तरीके से लिया तो आप समझ सकते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया है, तो इसका जो मान ले रहे हैं, यह जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का मान हमने कहा कितना है, ΔS। सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, छोटा क्षेत्रफल है। आप चाहे इसे ΔS से निरूपित कीजिए या आप इसे DS से भी निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि ये पृष्ठ जो लिया है वो उसका क्षेत्रफल बहुत सूक्ष्म है। तो चाहे ΔS लीजिए और चाहे क्या ले लीजिए, DS ले लीजिए, आपकी इच्छा है, कोई समस्या नहीं। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये ज्ञात कर रहा हूं कि यदि +Q आवेश यहां है तो इससे R1 दूरी पर स्थित P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि E की तीव्रता क्या होगी। तो क्या करते हैं, डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। लिखते हैं माना एक अनियमित
अनियमित पृष्ठ के भीतर आवेश प्लस क्यू ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित है तथा R1 दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। अतः P पर, तो किस पर ज्ञात करेंगे? इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अतः P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? फॉर्मूला आप जानते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना है? प्लस क्यू, तो यहां पर लिख लेंगे क्यू बटे, यहां O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है? R1, तो मैंने यहां पर क्या लिख लिया? R1 का स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर हमारे पास आ गई है, इसको मान लेते हैं यह समीकरण 1। अब हम इसे आगे और सॉल्व करें। अब हम कह रहे हैं, पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लें। ये हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसको इस तरीके से। तो अब हम कहते हैं कि हमको ये तो पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कितनी है, ये E के बराबर है, जिसका मान ये है। लेकिन मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे इस बिंदु पर जो मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल का घटक लिया है, छोटा सा पृष्ठ लिया है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब फिर से बता दूं विद्युत फ्लक्स क्या होती है। विद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहां प्लस क्यू से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो इस छोटे से पृष्ठ से जिसका क्षेत्रफल मैंने ds माना है, यहां पर ds ले लेते हैं, आप डेल्टा एस भी ले सकते हैं, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा इसे देखते हैं। तो लिखते हैं, पृष्ठ से माना P पर सूक्ष्म पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, सूक्ष्म पृष्ठ हमने कहा ये वाला ग्रीन से बनाया है, जिसका क्षेत्रफल ds है, से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो आप फॉर्मूला जानते हैं, यदि ये पृष्ठ छोटा है तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उनकी संख्या भी कम होगी, तो फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा। इसलिए हम फ्लक्स को देखें, यदि आप इसको ds लेंगे तो यहां पर भी ds लेना है, और यदि आप डेल्टा s लेंगे तो यहां पर भी आपको डेल्टा SE लेना है। यदि वहां डेल्टा s लेंगे तो यहां पर डेल्टा फाई लेना है। बस जो आपने s के आगे लगाना है वही आप फाई के भी आगे यूज करना। कुछ बच्चों को ऐसा ना लगे कि सर ये ds कोई नई चीज आ गई है, ऐसा भी संभव है। तो चलिए इस डेरिवेशन में हम क्या ले रहे हैं, इसको डेल्टा s ही ले रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा आगे के इंटीग्रेशन के डेरिवेशंस में हम हमेशा ds ही लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम क्या ले लें, डेल्टा s ले रहे हैं, डेल्टा s ले लेते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा। तो डेल्टा फाई आप जानते हैं ये होता है E इंटू डेल्टा s के बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है। अब ये दोनों सदिश हैं, तो इन सदिशों का बीच में अदिश गुणन हो रहा है, तो इसका परिमाण आता है, क्योंकि यह जो राशि है वैद्युत फ्लक्स, ये एक अदिश राशि है, इसलिए यह आ जाएगा E इंटू डेल्टा s इंटू कॉस फाई। और फाई भी नहीं लेते, थोड़ा सा इसको मिटा करके इसको ले लेते हैं थीटा। अब थीटा क्या होता था, E और ds के बीच का कोण। अब समझिए ये क्या चीज है। देखिए यहां से जो वैद्युत बल रेखा निकलेगी वो तो सीधी निकल जाएगी, यहां से सीधे ऐसे निकल गई। अब हम कहें कि ये जो हमने एक पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ में जो क्षेत्रफल है यानी कि पृष्ठ है, उस पृष्ठ की दिशा क्या होती है, लंबवत बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं इस पृष्ठ की जो दिशा है वो यहां की लंबवत ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। ये तो E की डायरेक्शन है, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये ds की डायरेक्शन है, डेल्टा s की दिशा है। इस डेल्टा s को मैं ऐसे ले रहा हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और वैसे बदल लिया जाए,
मिटाना ही पड़ेगा। ये हमने ऐसे प्रश्न ले लिया था, ये हमने कहा ई की डायरेक्शन ये वाली है, और वैद्युत क्षेत्र जो हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन मान लेते मैं ऐसे ले रहा हूं, ये डेल्टा एस की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, क्योंकि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो यहां पर मैंने ये माना है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वह कितना है, थीटा है। तो यह इनके बीच का ये जो कोण है ये कितना ले लिया हमने, थीटा ले लिया, और इसी थीटा को हमने यहां पर शो करा। तो मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में इस फॉर्मूले की चर्चा पहले भी कई बार कर चुके। तो इतना आपके पास आ गया है। अब हमने कहा डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस फाई के बराबर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ई का मान समीकरण 1 से रख रहे हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो मान रखें, क्या आ जाएगा, ई बराबर 1.4πε0 क्यू अपन r1 का स्क्वायर, ये वैल्यू यहां रखें तो डेल्टा फाई बराबर किसके आ जाएगा, यह आ जाएगा ई इंटू डेल्टा एस इंटू साथ में, सॉरी ई की वैल्यू रखनी थी तो ई की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 और क्यू अपन r1 स्क्वायर, क्यू अपन r1 स्क्वायर इसके बराबर है। साथ में क्या आ गया, इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत आई होगी। समीकरण 1 से बस ई का मान इस वाले समीकरण में रख देना है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ये है डेल्टा फाई बराबर, इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा फाई बराबर, इसको लिख सकता हूं क्यू अपॉन 4πε0 और पीछे वाले को लिख सकते हैं डेल्टा एस कॉस थीटा बटे r1 स्क्वायर। ये पूरा का पूरा पद हमने यहां पर ले लिया। अब जब हमने आपको घन कोणों के बारे में बताया था तो वहां पर यह जो राशि होती है, यह जो भी हमारे पास सॉलिड होता है, जो भी त्रिविमीय संरचना होती है, उसके केंद्र पर स्थित घन कोण के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि इस वाले हिस्से के द्वारा हम कह रहे हैं, इस वाले हिस्से के द्वारा ये जो हमने बनाया है, ये वाला जो हिस्सा बना है, इसके द्वारा यहां पर जो कोण अंतरित होगा, ये वाला कोण होगा, इस सूक्ष्म कोण का मान है डी ओमेगा, ये घन कोण है। तो ये पूरा का पूरा पद इस घन कोण के बराबर होगा। ये हम वहां आपको फार्मूला बता चुके थे। तो यहां पर लिखते हैं क्योंकि डेल्टा एस कॉस थीटा बटे r1 स्क्वायर बराबर किसके होगा, डी ओमेगा के होगा, जो ओ बिंदु पर जो घनकोण अंतरित हो रहा है उसके बराबर। तो यदि ऐसा है तो यह वाला मान समीकरण, इसको कोई नाम दे देते हैं, यह है समीकरण 2। समीकरण 2 में रखने पर तो लिखते हैं यह मान समीकरण 2 में रखने पर यही लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और ये आ गया डेल्टा एस कॉस थीटा बटे r1 स्क्वायर, ये किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ये हमने फ्लक्स तो निकाल लिया, वैद्युत फ्लक्स, वही हमें याद करना था, लेकिन हमें क्या करनी है, गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। लेकिन यह जो हमने फ्लक्स निकाला है वो इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। हमें पूरे जो बंद पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समेशन का यूज करेंगे, यानी कि सभी घटकों का योग। तो हम लिखते हैं अतः, अब नेक्स्ट पेज से यूज कर रहे हैं इसको, हम लिखते हैं अतः संपूर्ण फ्लक्स को मैं पाई से रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा फाई के बराबर होगा। यानी कि छोटे छोटे जितने भी फ्लक्स हैं उन सब का योग किसके बराबर होगा,
पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से अनियमित पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। डेल्टा फाई का मान हमने अभी निकाला है, तो लिखेंगे समेशन डेल्टा फाई का मान था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में मल्टीप्लाई था क्यू और मल्टीप्लाई था डी ओमेगा। अब देखिए जब समेशन का निशान होता है, समेशन मतलब सभी घटकों का योग, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट। क्यू तो पूरे आवेश का मान है, जो अनियमित पृष्ठ के भीतर ओ बिंदु पर कुल आवेश है वो क्यू ही है, तो उसके लिए भी समेशन काम नहीं करेगा। वो छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बटा हुआ है कि आप उसका समेशन निकालें, वो संपूर्ण रूप से वहीं स्थित है। तो ये दोनों के दोनों राशि समेशन से बाहर आ जाएगी। समेशन मतलब सभी पदों का योग, उससे बाहर आएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ जाएगा समेशन और साथ में लास्ट में क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। अब समझिए समेशन डी ओमेगा का क्या अर्थ है। फिर से हम अपने डायग्राम में चलते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक सूक्ष्म पृष्ठ की रचना करी है, वैसे मैं यहां पर भी एक सूक्ष्म पृष्ठ की रचना कर सकता हूं। वैसे ही यहां पर भी एक सूक्ष्म पृष्ठ की रचना कर सकता हूं। इस सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा यहां पर जो कोण अंतरित होगा, यह भी मान लेते हैं किसके बराबर होगा, डी ओमेगा के बराबर होगा। इसके द्वारा जो कोण अंतरित होगा वो भी डी ओमेगा होगा। चाहे आप इसे डी ओमेगा 1, इसे डी ओमेगा 2, इसे डी ओमेगा 3 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सभी घटकों को बना करके केंद्र पर जो कुल कोण अंतरित होगा वह कितना होगा उसको समझिए। केंद्र पर जो ये टोटल कोण बनेगा ये वाला कोण होगा, ये होगा। और इस कोण का मान आप जानते हैं, ये टोटल कोण 4 पाई के बराबर होता है। चाहे वो गोला हो, चाहे शंकु का केंद्र हो, चाहे घन का केंद्र हो, उनके किसी भी त्रिविमीय आकृति के केंद्र पर जो संपूर्ण कोण अंतरित होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। यह आपको पता है, हमने डेरिवेशन में बताया था। तो इसको यदि मान रख लें सभी कोणों का समेशन डी ओमेगा, तो लिखते हैं क्योंकि बंद पृष्ठ के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण घन कोण बराबर कितना होता है, 4 पाई। अतः समेशन, ये वाला समेशन डी ओमेगा बराबर किसके होगा, 4 पाई के होगा। और इसे मान ली मैंने समीकरण 3, तो लिखते हैं डी ओमेगा का मान समीकरण 3 में रखने पर, पहले जरा देख ले, हमने इससे पहले 3 समीकरण तो नहीं बनाई थी ना, एक बनी की थी, 2 बनी की थी, तीसरी नहीं बनी थी, तो ठीक है। रखने पर तो समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे 4 पाई, तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा समेशन डी ओमेगा का मान मल्टीप्लाई 4 पाई। आप देखें 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या होती है, गॉस की थ्योरम होती है या गॉस का नियम होता है, जिसको हमने यहां पर प्रूफ कर लिया। तो प्यारे बच्चों है आसान, सब चीजें वही हैं। पिछली बार जब हमने करा था तो हमने क्षेत्रफल के पदों में लिया था, यहां पर जब समेशन करेंगे तो घन कोण के पदों में करेंगे, डी ओमेगा के पदों में। तो बस यही दोनों में अंतर है, और इसके लिए आपको घन कोण का ज्ञान होना जरूरी है। तो मुझे लग रहा है ये काफी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 1-2 चीजें आपने और समझनी है। हमने जब आपको पहले डेरिवेशन करवाया था, कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। हमने डेरिवेशन करवाया था कि एक मैंने इस प्रकार से एक गोला लिया और इसके भीतर मैंने प्लस क्यू आवेश रख दिया इस बिंदु पर, और यहां से क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से बाहर की ओर निकली। हमने कहा इस गोले की जो त्रिज्या है, हमने कहा इस गोले की जो त्रिज्या मैंने ली, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये कितनी ले ली, आर ली मैंने। यदि मैं इस गोले का एक और आगे एक और गोला बना देता, मान लो इस तरीके से मैंने एक दूसरा गोला बना दिया, और दूसरे वाले गोले की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या मान लेते हैं ये 2r के बराबर है, यानी कि त्रिज्या को मैंने डबल कर लिया, ऐसे मान लीजिए। तो क्या निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या में अंतर आएगा? मेरे
बात पे फिर से ध्यान दीजिएगा। एक बार दोबारा से ये डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको फिर से समझ में आए। तो ये मैं इसे मिटा रहा हूं। हमने कहा कि एक यहां पर रखा हमने, प्लस क्यू आवेश रखा है और इसके चारों तरफ हमने एक गोला बना दिया। तो यहां से जो बल रेखाएं निकलेगी वैसे निकलेगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, इस तरीके से निकलेंगी सभी दिशाओं में। तो बल रेखाओं की जो संख्या होगी वही तो फ्लक्स होगा ना। अब दूसरी बार मैंने गोले की त्रिज्या बढ़ा दी और गोले की त्रिज्या बढ़ा करके पहले की अपेक्षा दुगनी कर दी। यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या थी r, अब इसी बिंदु से लेकर के यहां तक की त्रिज्या है 2r, त्रिज्या दुगनी कर दी। तो क्या ये जो रेखाएं हैं इनकी संख्या में परिवर्तन हुआ? आप देख रहे हो जितनी पहले थी उतनी बाद में भी। इसका अर्थ यह होता है कि जब आप कोई बंद पृष्ठ लेते हो तो उस पृष्ठ का आकार इस बात का कोई, हम कह सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाता। किसके ऊपर? वैद्युत फ्लक्स के ऊपर। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ का आकार वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता। दूसरी बात, यहां हमने इस तरीके से लिए थे रेगुलर शेप, इसकी बजाय यदि मैं एक अनियमित आकृति ले लेता, इस तरीके से एक आकृति ले लेता, तो अभी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आप देखेंगे तो उतनी ही है, जितनी पहले थी उतनी ही है। तो इसका अर्थ है चाहे आप आकृति नियमित लीजिए चाहे अनियमित लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में यानी कि वैद्युत फ्लक्स में के मान में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। यहीं पर आप कह सकते हो, एक छोटा सा आप न्यूमेरिकल बना सकते हो कि मान लेते हैं एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, उससे निकलने वाले फ्लक्स का मान लेते हैं 2 है। तो हम कह दें कि यदि त्रिज्या का मान दुगना कर दिया जाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप कहोगे कि यदि त्रिज्या का मान r था और फ्लक्स का मान 2 था, यदि त्रिज्या का मान हम कर दें दुगना कर दे, 2r कर दे, तो आप फ्लक्स भी दुगना कर देंगे, जबकि वो गलत होगा। क्योंकि यहां हमने दिखा दिया कि बंद पृष्ठ की आकृति को बढ़ाने से फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे पहले हम आगे एक बात और समझाएं कि आखिर गॉस थ्योरम का इंपॉर्टेंस कहां है। गॉस ने ये बहुत मेहनत करके एक ये थ्योरम आपके सामने ले आए और एक बड़े सरल तरीके से आपको ये बताया कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आप कितना भी आवेश रख दीजिए, उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा उसके लिए सीधे ये फार्मूला दे दिया। बहुत आसान था, आपको कि ज्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं करनी थी। लेकिन साइंटिस्टों ने इस वाले फ्लक्स के लिए इतनी मेहनत नहीं करी। उन्होंने फ्लक्स को कैलकुलेट किया, फ्लक्स को कोरिलेट किया, किससे? वैद्युत क्षेत्र से। तो इससे पहले हम वो बातें करें तो आप चाहें तो इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और तब तक यदि आपके कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? 1 2 3 4। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। अब है, क्या कहीं पर कोई डाउट है? आप ये बताएं चैट सेक्शन में, क्या कहीं पर कोई डाउट है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो आप कि लाइक भी करना है। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर क्लियर है। मोहम्मद अली कह रहे हैं सर क्लियर है। निशांत भी कह रहे हैं क्लियर है। बिल्कुल, कुछ तो स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं। कुछ एक लिख रहा था कि चालक को आवेश देने पर, देखें क्या कह रहे हैं, एक चालक को आवेश देने पर वो उसके भीतर
बेटा किसी एक प्रश्न में लड़के का शायद प्रश्न ऐसा है, पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की। मेरे ख्याल से प्रश्न ऐसा है कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक चालक है, कंडक्टर है, इसको मैंने आवेश दिया, तो आवेश हमेशा क्या होता है, इसके पृष्ठ पर संचित हो जाता है, इसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होता है। वो पूछना चाह रहे हैं सर ऐसा क्यों है? ये होता है कंडक्शन के कारण, चालन की प्रवृत्ति के कारण, कि आवेश चालक के भीतर क्या होता है, बाहर की तरफ निकलने का प्रयत्न करता है। अभी हमने इससे पहले कुछ चीजें पढ़ी थी, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था। आप आगे उसे पढ़ेंगे कि जिन पृष्ठों का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है वहां से आवेश के निकलने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, और इस नियम का जो हम इस्तेमाल करेंगे आगे जाकर के, वो 1D ग्राफ जनरेटर में करेंगे, तो वहां ये चीजें प्यारे बच्चों धीरे धीरे आपके क्लियर होगी। अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि जितना भी आवेश इसको दोगे, यदि ये चालक है तो वो सारा पृष्ठ पर संचित हो जाएगा, और इस चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसका एक एग्जांपल आपने जब प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना सीखा था, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अनियमित आकार में आर का मान, अनियमित आकार में आर का मान अभी आपको बताता हूं, मेरे ख्याल से ये बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। देखिए अनियमित आकार में हमने यहां पर लिया था R1, आपको ध्यान हो ये हमने लिया था R1, लेकिन डेल्टा S cos थीटा बटे R1 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा पद हमने कहा किसके बराबर होता है, ये होता है डी ओमेगा के बराबर। ये अब यदि मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी ले लेता, R2, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या कितनी थी प्यारे बच्चों, R2, तो मैंने कहा इसको डी ओमेगा 1 लीजिए, इसको डी ओमेगा 2 लीजिए, इसको डी ओमेगा 3 लीजिए। जैसे जैसे आप पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा या छोटा करते जाएंगे, हो सकता है अंतरित कोण का मान भी उसी हिसाब से बदलता जाए, लेकिन संपूर्ण कोण किसके बराबर होगा, 4 पाई के बराबर ही होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो मुझे लग रहा है ये चीजें, हाँ एक कह रहा है युगनेश कुमार कह रहे हैं, युगांश कुमार, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो क्या होगा। अरे बच्चों यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है तो देखिए उसमें गॉस की थ्योरम कहां काम करेगी, यहां पर ले लेते हैं अगला पेज। हमने कहा यदि कोई इस तरीके से, मैंने कोई एक आवेश लिया, इसके भीतर है Q1 आवेश और बाहर मैंने दूसरा रख दिया, यहां पर रख लिया Q2 आवेश, तो जो फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो ऐसे होगा ना, ऐसे ये फ्लक्स होगा। आप कहोगे सर इस फ्लक्स का क्यों नहीं मान आएगा, पहला तो गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में स्थित या किसी पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का मान, तो यह आवेश पृष्ठ से बाहर है, पहले तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर दूसरा, इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, इस बात को भी समझिए। मान लो यहां से एक वैद्युत बल रेखा ही निकली, एक बल रेखा ये निकली, एक बल रेखा ये निकली और एक बल रेखा ये निकली, 3 बल रेखाएं मैंने एग्जाम्पल के लिए मान ली। आप देखिए इस पृष्ठ में 3 बल रेखाएं इन बिंदुओं पर एंटर कर रही है, यानी कि अंदर की ओर जा रही है, और 3 ही बल रेखाएं इन बिंदुओं से बाहर की ओर निकल रही हैं। तो पृष्ठ के अंदर जितनी प्रवेश करी उतनी ही बल रेखाएं मतलब वैद्युत फ्लक्स, उतनी बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल गई, तो कुल वैद्युत फ्लक्स इस वाले आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा वो शून्य होगा। तो मुझे लग रहा है जिसने प्रश्न पूछा था ठीक प्रश्न था। सर कॉस ही क्यों लिया आपने, प्यारे बच्चों फिर वही बात आ गई क्लास 11 की, यदि आप 2 सदिश लेते हो, हमने कहा ये फाई बराबर E इंटू एस होता है। अब इन दोनों, ये 2 सदिश हैं, इन दोनों का परिणाम जो है वो अदिश आता है, तो सदिशों के इस गुणन को अदिश गुणन कहते हैं, और इस अदिश गुणन का मान E S cos थीटा के ही बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर नहीं होता। साइन थीटा कब होता, जैसे हमने टाउ के बारे में आपको बताया था, ये भी सदिश राशि है, एफ भी सदिश राशि है और आर भी सदिश राशि है। इन दोनों सदिशों के गुणा होने पर परिणाम यदि सदिश आए तो ऐसे गुणन को सदिश गुणन कहते हैं, और उसे उसके लिए निशान यूज होता है क्रॉस, और इसका मान होता है एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो डिफरेंस समझिए दोनों में, ये क्लास 11th की बात है। तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चों के यहां पर जो डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। अब हमने आपको एक बात अभी बताई, हमने कहा वैद्युत फ्लक्स
जो गॉस ने थ्योरम दी तो उसने वैद्युत फ्लक्स के लिए दी, लेकिन साइंटिस्टों ने उसका मेन यूज करा है किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र को निकालने। तो अब यहां पर आपने एक बात समझनी है, अभी हमने यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिया है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, इस तरीके से लिया है। तो हम कह सकते हैं यदि पहला फार्मूला है फाई गॉस की थ्योरम से Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और दूसरा फार्मूला है फाई बराबर E इंटू एस, इसके बराबर है, या आप लिख सकते हैं E इंटू एस इंटू कॉस थीटा के बराबर है। इन दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। ये थीटा का मान तो इस पर डिपेंड करेगा कि E तथा S के बीच में वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच में कोण का मान कितना है। अब ये दोनों चीजें सेम है, तो हम इन दोनों चीजों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूं ई एस कॉस थीटा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और इस वाले फार्मूले की मदद से हम किसी सतत आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। यही इसका सबसे हम कह सकते हैं मेन यूज है। समझ में आ गई आपको बात? अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना, यह जो फार्मूला यूज होता है यहां पर लिख लेते हैं, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा यदि Q का मान क्या हो? पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश धनात्मक हो। और यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यदि इसको यहां पर नेट लिख लेता हूं मैं, कुल, यदि Q कुल का मान किसमें हो? नेगेटिव में हो। यदि नेगेटिव का अर्थ है वैद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं, और प्लस का अर्थ है वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं। डायग्राम से बना देते हैं यहां पर। यदि इस तरीके से मैंने एक पृष्ठ लिया, इसमें प्लस Q आवेश मैंने यहां रख दिया, तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से बाहर की ओर जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी। लेकिन यदि मैंने इस तरीके से फिर से एक आवेश लिया, यहां पर माइनस Q आवेश रख लिया, तो वैद्युत बल रेखाएं अब बाहर से अंदर की तरफ आएंगी, इस तरीके से आएंगी। ये तो इस वाले फ्लक्स को जो बंद पृष्ठ से बाहर जाता है उसे हम लेते हैं धनात्मक, और इस वाले फ्लक्स को जो बंद पृष्ठ के भीतर आता है, इस वाले फ्लक्स को लेते हैं ऋणात्मक। तो कहीं पर यह चीज आपको फार्मूला ऐसे में दिख जाए तो समझ जाना इस वाले बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, परिणामी आवेश है, वो क्या है? माइनस में है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। यदि ये क्लियर है तो फिर इसके बाद हम करेंगे एक न्यूमेरिकल को, एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को, जहां से आपकी बहुत सी चीजें क्लियर होगी। तो यदि क्लियर है तो चैट सेक्शन में बताइए, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4। अब हमारा है एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्यारे बच्चों। उदाहरण 1.11 है, और ये दिया है 1.27। ये हमारा डायग्राम है 1.27। ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम मैंने दोबारा से आपके सामने बनाना है। लेकिन आप चाहें तो इसको बुक में जाकर के देख सकते हैं। ये कहते हैं 1.27 इस चित्र में विद्युत क्षेत्र अवयव EX की वैल्यू है अल्फा x 1/2। वैद्युत क्षेत्र, इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ये वैद्युत क्षेत्र दे दिया EX बराबर अल्फा x⁻² 1/2, और EY EZ की वैल्यू 0 है, यानी कि साथ ही इसने क्या कह दिया? EY बराबर EZ बराबर 0, यानी कि y और z अक्ष में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है। यदि अल्फा का मान 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है, अल्फा बराबर 800 कूलम, अच्छे से लिख लें इसे, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है, जो भी इसमें मीटर की घात 1/2 दे रखी है, मीटर है। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स, पहला हमें क्या निकालना है? घन से गुजरने वाला फ्लक्स, एक तो ये कैलकुलेट करना है, और दूसरा करना है घन के भीतर आवेश, यानी कि बी में निकलना है
घन के भीतर आवेश यानी कि Q का मान आपको निकालना है। साथ में दे दिया A यानी कि घन की एक भुजा का मान 0.1 मीटर है। साथ में यहां पर क्या दे दिया, घन की भुजा A बराबर 0.1 मीटर। अब ये जो डायग्राम है इसे मैं आपको सामने दोबारा से बना रहा हूं जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, तो हम इसको हटा देते हैं। डायग्राम क्या है ये देखिए। अब इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले हमने एक क्या ले लिया, एक घन ले लिया। तो इस तरीके से हमने एक घन ले लिया। ये हमने घन ले लिया, जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में ठीक वैसा ही ये घन है। और थोड़ा सा इधर की ओर कर दिया हमने। अब इसमें क्या चीज है, अब ये कह रहे हैं इसमें 3 अक्षें हैं। 3 अक्षें कौन कौन सी, यहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये वाली अंडू अंडू ये प्यारे बच्चों, ये टूल्स यूज करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आपको थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने बना दी, थोड़ा सा और रह गया। जैसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है ठीक वैसा ही बना रहे हैं। ये हमने अक्षय बना दी। एक अक्ष तो ये वाली बन गई, देखिए ये अक्ष। दूसरी अक्ष जो हम बना रहे हैं वो इस तरीके से y अक्ष बना रहे हैं, और तीसरी अक्ष हम इस तरीके से बना रहे हैं जो कि z अक्ष है। अब अक्षों के नाम क्या क्या हैं ये भी देख लीजिए। हमने कहा ये वाली अक्ष क्या है, x अक्ष, ये वाली अक्ष क्या है, y अक्ष, और ये वाली अक्ष हमारी क्या है, z अक्ष। ये एक उसने एक घन दिया है, इस घन की जो भुजा है यहां से लेके यहां तक की भुजा, इसका मान क्या है, a है। और ये वाली घन की ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाला पृष्ठ, अब इस पृष्ठ को हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस पृष्ठ को इस तरीके से बनाया जा सकता है। एक पृष्ठ ये वाला है और एक पृष्ठ हम कह सकते हैं एक दूसरा बना लें। एक पृष्ठ हमने ये वाला बना दिया। ये उन्होंने 2 पृष्ठों की बात करी है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि यहां से इस बिंदु से इस वाले पृष्ठ की जो दूरी है, यह दूरी भी किसके बराबर है, a के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है, a। इसका अर्थ है इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो a है। इसका अर्थ है ये वाली डिस्टेंस क्या है, a है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, a है। ये वाला येलो वाला पहला पृष्ठ है इसका, और ये वाला ब्लू वाला दूसरा पृष्ठ है। उसने कहा कि एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मान Ex बराबर अल्फा x की घात 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। तो ये कहते हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये एक समान नहीं है। मेरा बात ध्यान रखना, इसमें ये एक समान नहीं है, और इसका मान है अल्फा x की घात 1/2, जहां अल्फा एक कांस्टेंट है और x क्या है, चर है। इसका अर्थ है यह x अक्ष पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बता भी रहा हूं, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसमें Ex बराबर x की घात 1/2 है। यानी कि x का मान 1 रखूंगा तो 1 की घात 1/2 आएगा, x का मान 2 रखूंगा तो 2 की घात 2/2 आएगा। x की घात, x का जो भी मान होगा, यदि 2 होगा तो 2 की घात 1/2, 3 होगा 3 की घात 1/2। तो इसका अर्थ है Ex का मान x के बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका अर्थ है वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर चल रहा है।
तो मैं लिख सकता हूं वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ये वैद्युत क्षेत्र ये है EX, जबकि Y अक्ष पर और Z अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, पेशेंस रखिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। यदि एक दो आपने ऐसे न्यूमेरिकल समझ लिए तो समझ लीजिए बाकी बुक्स के न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप कहते हैं कमेंट में कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, मेन बात यह है आपको वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल, क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल करनी पड़े। तो क्या है, यहां से वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर चल रहा है। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा एक पृष्ठ तो ये वाला है, एक पृष्ठ ये वाला है, मुझे निकालना है फ्लक्स। तो मान लेते हैं इस वाले पृष्ठ से जो फ्लक्स बद्ध है वह मान लेते हैं वह है φ1। तो इस वाले पृष्ठ में फ्लक्स का मान क्या है φ1, और इस वाले पृष्ठ में फ्लक्स का मान क्या है φ2। हो गया, तो कुल फ्लक्स क्या होगा φ1 प्लस φ2, इसके बराबर हो। अब φ1 का मान आप निकालना है तो φ1 बराबर किसके होगा, हम जानते हैं वह होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और दूसरा हम क्या कहेंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि S लेते हैं उसके गुणनफल के बराबर। हम लिखते हैं, पहले इसको लिख ही लेते हैं, कुल फ्लक्स, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं, कुल फ्लक्स जो कि हम इस तरीके से निकालेंगे फाई बराबर होगा φ1 प्लस φ2 के। ये मान ली समीकरण 1 है। अब लिखते हैं φ1 बराबर क्या होगा, φ1 बराबर होगा इस वाले पृष्ठ पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र E1 है, लेकिन दिशा क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की इधर ही की ओर होगी। ये यहां पर क्या है E1 है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है इस डायरेक्शन में है, और इसका मान क्या है E1 है। और इसी वाले पृष्ठ के जो क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी जो दिशा होगी वो दिशा किधर की ओर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। उसको किससे निरूपित कर रहे हैं, डेल्टा या एस से निरूपित कर लेते हैं, सीधे एस से। उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा में होगा। तो यहां पर φ1 का मान क्या होगा E1 गुणा S। तो φ1 बराबर E1 इंटू S के बराबर होगा। क्या आ जाएगा E1 का मान तो बाद में लिख लेंगे, फिलहाल मैं E1 ही रख रहा हूं, और S का मान S लिख लिया। अब सदिश हटाया तो इसके बीच में कोण कितना आ गया cos थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच का ये कोण कितना बन रहा है, ये कोण बन रहा है 180 डिग्री। यदि 180 होगा तो cos 180 की वैल्यू रखेंगे E1 इंटू S इंटू cos 180, और cos 180 का मान होता है -1, यानी कि आ गया माइनस E1 इंटू S के बराबर। ये किसका मान आया, φ1 का मान आ गया। ये मान लेते हैं समीकरण हो गई 2। तो इस पृष्ठ को समझ लिया। अब इस पृष्ठ पर आ जाइए, इस पृष्ठ में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र तो इधर ही की ओर जा रहा है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, और ये वाला दूसरा पृष्ठ है, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र का मान मैं मान लेता हूं E2 है। जो दूसरी चीज है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा भी यही होगी, इसी दिशा में होगा पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि जो पृष्ठ होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, अंदर की ओर तो क्या है सॉलिड है, घन है, तो अंदर से हमेशा बाहर की तरफ होता है जो पृष्ठ की डायरेक्शन होती है। तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। अब देखिए इन दोनों के बीच का ये जो कोण था, इस कोण का मान यहां पर थीटा का मान क्या है 0। तो मुझे φ2 निकालना है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स φ2, तो लिखेंगे φ2 बराबर, फार्मूला वही आएगा, इसको लिखेंगे E2 इंटू एस बराबर लिख लेंगे E2 इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 0, तो लिख लेंगे E2 इंटू एस इंटू कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो φ2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 इंटू एस के बराबर। ये होगी समीकरण 3। तो मुझे लग रहा है ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कह सकते हो सर ऊपर वाले पृष्ठ से भी तो बाहर जाएगा, मैं कहता हूं बिल्कुल जा सकता है। इस पृष्ठ से जो पृष्ठ की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ध्यान रखिएगा, किसकी, एस की, जबकि वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन क्या है, ये है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है 90, इसलिए इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई वो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही नीचे वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा 0। वैसे ये पिछले वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पीछे वाला है ब्लॉक, उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा 0, क्योंकि एस और ई के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा।
तो वो भी जीरो और इधर वाला भी जीरो, तो केवल दो ही पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, एक ये वाला जिसको मैंने येलो कलर से शेडेड करा हुआ है, दूसरा जिसको मैंने ब्लू कलर से शेडेड करा हुआ है। इसीलिए हमने लिखा है कुल फ्लक्स फाई बराबर φ1 + φ2 के। अब मैं इस डायग्राम को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा। आ गया है, अंडू कर देते हैं, ये हो नहीं पाएगा। देखें एक बार फिर से कोशिश कर लें, देखें, हाँ ठीक है। तो ये हमने इसको इस तरीके से इसको बना दिया है। अब इनका फाइनल रिजल्ट निकालें तो क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं φ समीकरण 1 से, समीकरण 1 में φ φ1 + φ2 है। φ1 φ2 के मान समीकरण 2 और 3 से रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा φ1 का मान E1s माइनस E1s और φ2 का मान E2s प्लस E2s। दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो अंदर मैं लिख सकता हूं E2 माइनस E1 के बराबर होगा। अब s क्या था, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां पे मैं लिख लेता हूं घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल s बराबर ये होगा भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी है a, यानी कि a², तो s का मान किसके बराबर है, a² के बराबर, तो ये वैल्यू यहां रख लूं, s का मान क्या आ गया, a²। अब E2 क्या चीज है, देखिए E2 है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मान हमें यहां दिया है α(x⁴1/2, ये मान रखना है पहले, तो E2 का मान हमने लिखा अल्फा। अब x क्या होगा E2 के लिए, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, यहां से लेके देखिए, ये मैंने कहा था यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी a, और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी थी a, तो टोटल दूरी इस मूल बिंदु से कुल दूरी आ गई 2a, किसकी, ये दूसरे वाले फ्लक्स की, यानी कि E2 की। इस वाले पृष्ठ की मूल बिंदु से जो दूरी आ गई वो 2a आ गई, a + a, तो यानी कि x की वैल्यू जो होगी यहां पर वो आ जाएगी 2a, तो लिखेंगे 2a⁴1/2 माइनस E1 का मान, फिर से फार्मूला तो यही है अल्फा। अब की बार x क्या है, ये जो पहला वाला पृष्ठ था इसके मूल बिंदु से दूरी इन्होंने दी है, ये a के बराबर है, तो ये आ गया α(a⁴1/2। ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पे लिखते हैं φ बराबर a² तो पहले से यहां पर है, अल्फा भी कॉमन है, तो α(a²) आ गया। यहां भी देखिए a⁴1/2, ये भी a⁴1/2 है, तो यानी कि a⁴ × a⁴1/2 यहां पे आ गया। तो अब क्या बचेगा, यहां पर अल्फा बाहर आ गया, a⁴1/2, तो 2⁴1/2, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2, और साथ में माइनस ये पूरा बाहर आ गया, तो साथ में हो गया -1, इतना आ गया। तो बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी और कुछ नहीं करना, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले अल्फा का मान रखिए, कितना है 800, तो मैंने रख दिया अल्फा का मान रख दिया 800 मल्टीप्लाई a², a का मान कितना है हम जानते हैं 0.1 मीटर है, तो क्या आ गया 0.1 का स्क्वायर। अगला है a⁴√2, तो मल्टीप्लाई √a का मान फिर से कितना आ गया 0.1 आ गया, और ब्रैकेट में √2 - 1, तो √2 का मान होता है 1.414 -1, ये रख दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, फ्लक्स फाई का मान आ जाएगा, और वही आपका आंसर है। तो फ्लक्स का मान जो बुक में दिया हुआ है कैलकुलेट करने के बाद वो आता है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर होगा। ये हमारा क्या निकल गया, फ्लक्स निकल गया। और यदि फ्लक्स निकाल लिया तो ये पहला पोर्शन हमारा हो गया। दूसरा पोर्शन है घन के भीतर आवेश कितना होगा, तो भीतर आवेश कितना होगा, सीधे यहां पर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, फाई बराबर Q/ε0, और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आगे करते हैं, तो लिखते हैं घन के भीतर, बी पार्ट है, घन के भीतर आवेश, यानी कि हमें Q को ज्ञात करना है। तो लिखते हैं गॉस प्रमेय से, गॉस
प्रमेय से वो हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट की यहां गुणा हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। आप जानते हैं ये कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता। और फाई का मान अभी हमने निकाला है, कितना था आप देख सकते हैं 1.05, तो ये वैल्यूज रख दी 1.05, तो कितना कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.27, लगभग 9.27 10 टू द पावर -12, 9.27 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12। और क्यों क्या निकाल रहे हैं, आवेश निकाल रहे हैं, इसलिए इसका मात्रा क्या होगा, कूलम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम पहला एक जो हमारा एग्जांपल था, इसके बेस्ड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिखिए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4